अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह शेषा के सामने वृंदा और अर्धव की साजिश का सच आ जाता है और सब कुछ जानने के बाद भी शेषा अर्धव के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है और अर्धव उसे हाँ बोल देता है। अब आगे अर्धव शेषा की तरफ से शादी का प्रस्ताव सुनकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद अर्धव वहाँ से चला जाता है और शेषा खुद से बोलती है, इन दोनों को क्या लगता है कि ये मुझे पागल बनाकर मुझसे सब कुछ करवा लेंगे, पर ये भूल रहे हैं कि मैं कोई आम इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, बल्कि सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी आदि नागिन हूँ। मेरे साथ चाल चलना इन दोनों को कितना भारी पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और गुस्से से देखने लगती है। वहीं अर्धव शेषा के घर से निकलकर सीधा वृंदा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वृंदा बोलती है, वाह, क्या कमाल की खबर सुनाई है तुमने अर्धव। यही तो मैं चाहती थी कि तुम शेषा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी के लिए राजी करो। विवाह से पहले तुम्हारी ताजपोशी पर रस्म के अनुसार आदि नागिन की तलवार को दिया जाएगा। और देखो, अब तो सामने से खुद शेषा ने तुम्हें शादी के लिए कह दिया। लगता है भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि मैं आदि नागिन बन जाऊं। हाँ हाँ वृंदा, सही कहा तुमने। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ठीक उसी तरह अब भोलेनाथ भी चाहते हैं कि तुम आदि नागिन बन जाओ। सही कहा तुमने अर्धव। और हाँ, अपने आसपास का भी ख्याल रखो। हमारा ऐसे रोज रोज मिलना, कहीं किसी को हम पर शक ना हो जाए तो हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है वृंदा, तुम चिंता मत करो। तुम रानी और मैं राजा बनकर रहेंगे, चाहे कितनी भी लाशें क्यों ना बिछानी पड़ जाएं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और शेषा महारानी से मिलने के लिए नागलोक जाती है, जहां महारानी शेषा को परेशान देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ शेषा, कुछ बात है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शेषा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें बनाया है मैंने। मैं भली भांति जानती हूँ कि कोई न कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। महारानी, अगर कोई अपना ही आप पर वार करना चाहे, आपको धोखा देना चाहे तो क्या करना चाहिए? शेषा, धोखा देना यानी यकीन और रिश्तों का खून करना, जिसकी कोई माफी नहीं होती। ठीक है महारानी, वैसे जो मैं यहाँ कहने आई थी वो तो भूल ही गई। मैं ये बताने आई थी कि मैं और अर्धव शादी करने का निर्णय ले चुके हैं। आने वाली पूर्णिमा की रात को हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बन जाएंगे महारानी। ये तो अत्यंत खुशी की बात है। मैं पूरे नागलोक में तुम्हारी शादी की घोषणा करवा देती हूँ, ताकि विवाह की तैयारियाँ आरंभ की जा सके। आखिरकार नागलोक की आदि नागिन का विवाह होने जा रहा है। जी महारानी, आज्ञा दे, मुझे जाना है, कुछ आवश्यक काम है। इतना कहकर शेषा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं महारानी भी अपने कहे अनुसार पूरे नागलोक में शेषा और अर्धव के विवाह का ऐलान करवा देती है, जिसके बाद पूरा नागलोक अर्धव और शेषा के विवाह की तैयारियों में लग जाता है। साथ ही रस्म के अनुसार अर्धव की ताजपोशी की तैयारियां की जाती है। वृंदा ये सब देखकर बहुत खुश थी। पूरे नागलोक में खुशी का माहौल था। तभी नाग नागिन अर्धव की ताजपोशी के लिए नाग रानी महारानी के दरबार में एकत्रित होते हैं। तभी शेषा और अर्धव को सिंहासन पर बैठाया जाता है और महारानी बोलती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली पूर्णिमा को शेषा और अर्धव का विवाह होने वाला है, जिसके चलते नियमों और रस्मों के अनुसार आज अर्धव की ताजपोशी की जाएगी, ताकि वो पूरी तरह से आदि नागिन के वर होने योग्य बन जाए। ताजपोशी आरंभ की जाए। महारानी के इतना कहते ही महारानी की एक नागिन दासी हाथों में ताज लिए उसके पास आती है, जिसके बाद महारानी अपने हाथों से अर्धव के सर पर वो ताज पहनाकर उसे आदि नागिन का वर घोषित कर देती है और कहती है, शेषा, अर्धव की ताजपोशी तो हो गई। अब तुम अपनी शिव की दी हुई उस तलवार को अर्धव को सौंप दो, क्योंकि अब से वो उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है महारानी, जैसा आप कहें। इतना कहकर शेषा सिंहासन से खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों को आगे करके शिव का स्मरण करती है
और उसके हाथों में उसकी तलवार आ जाती है, जिसे वो अर्धव के हाथों में सौंप देती है और कहती है, लो अर्धव, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कभी इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। कभी नहीं शेषा। पास ही खड़ी वृंदा ये सब देख रही होती है, जो मन ही मन बोलती है, वाह, ये दाव बिल्कुल सही चल रहा है। अब बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है, जब मैं शेषा का रूप धारण करके महारानी को मारकर शेषा को भी मार दूंगी, पूरे नागलोक की महारानी बन जाऊंगी। कोई नहीं होगा जो मेरी शक्ति के आगे टिक पाएगा। इतना सोचकर वृंदा शेषा से बोलती है, शेषा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा और अर्धव का इतने बरसों का प्यार विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। सच में वृंदा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रही हो। इस खुशी का राज मेरा विवाह ही है या कुछ और? अरे तुम ही हो। तुम दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लगते हो। भोलेनाथ तुम्हारा साथ हमेशा यूं ही बनाए रखे। साथ तो जन्म जन्म तक का था, लेकिन तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया, अब इस साथ की उम्र बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। अरे शेषा कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर शेषा सभी के साथ ताजपोशी के समारोह का लुत्फ उठाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, जहाँ एक तरफ वृंदा और अर्धव अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, तो वहीं शेषा भी उन दोनों पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ऐसे ही एक शाम शेषा नागलोक की एक झील के पास शांत बैठी होती है। तभी वहाँ अर्धव आकर बोलता है, शेषा क्या हुआ? तुम ऐसे अकेली उदास क्यों बैठी हो? अकेली कहाँ, तुम हो तो मेरे साथ। अरे पर मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। तो बस यूँ समझ लो कि मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है, अब तो जल्द ही पूनम की रात को हमारा मिलन होने वाला है। पर दिल में एक अजीब सी बेसब्री भरी हुई है। पूर्णिमा की रात तक का इंतजार नहीं हो रहा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम प्यार भरे कुछ पल एक साथ बिता सकते हैं? अरे कैसी बात कर रही हो? मुझे ऐतराज क्यों होगा शेषा? तुम मेरा प्यार हो, और कुछ पल क्यों, मैं तो अनगिनत पल बिताना चाहता हूँ। अर्धव की बात सुनकर शेषा बहुत ही प्यार से उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है, जिसके बाद वो अर्धव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और बड़े प्यार से बोलती है, अर्धव तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जाम लेकर आती हूँ। ठीक है शेषा। शेषा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो हाथों में जाम लिए वापस आती है, जिसे वो अर्धव को देते हुए बोलती है, ये लो, इसे पी लो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। जरूर शेषा। इतना कहकर अर्धव शेषा के हाथों से जाम लेकर पी जाता है, जिसके बाद शेषा उसके करीब जाकर बैठ जाती है और बोलती है, अर्धव तुम मेरा प्यार हो ना, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। आओ, आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी ना कि मेरे प्यार के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। इतना कहकर शेषा अर्धव को अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद अर्धव का सर भारी होने लगता है और वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आखिर क्या मिलाया था शेषा ने जाम में और क्या है शेषा की अगली चाल, जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग।